नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे। मौत की सुनसान सूनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें। शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं। सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है, यह प्रकृति की गति रही है। अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है। समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। संसार की नैया को हम पार लगा देंगे, भूले हुए राही को हम राह दिखा देंगे। मझधार फंसा मांझी साहिल को ढूंढता है, तूफान के झोंकों में मंजिल को ढूंढता है। हम ज्ञान दीप लेकर तूफान हटा देंगे, संसार की नैया को हम पार लगा देंगे। दुख की आंधी जग में तूफान मचाती है, पापों की घोर अग्नि जग को झुलसाती है। हम योग की अग्नि से सब पाप मिटा देंगे, संसार की नैया को हम पार लगा देंगे। झूठी चतुराई से नरजाल बना बैठा, माया के जाल में घिर के संसार बसा बैठा। चिंता की चिताओं को हम आग लगा देंगे, संसार की नैया को हम पार लगा देंगे। उठो ओ सर्जको, नवजागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ गया, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ गया। तो यज्ञ इतिहास की श्रृंखला में हमने 2 दिन हॉस्पिटल के 30 साल के इतिहास को देखा, और आज सेवाओं का विस्तार, यज्ञ की बिल्डिंग्स, मकान, स्थान जो 2007 तक हुए,
उन सभी बातों को विस्तार से तो नहीं, संक्षेप में देखेंगे। तो भट्टी के अंतिम 8 दिन, 7 दिन, आज का मिला के 8 दिन। शुरुआत करते हैं ज्ञान सरोवर से। ज्ञान सरोवर का निर्माण अपने आप में एक आश्चर्य या फिर कहो मिरेकल है। अभी जो ज्ञान सरोवर है वहाँ पर जंगल था। अभी जो ज्ञान सरोवर है वहाँ जैसे एक घाटी थी, एक वैली, और वहाँ से कोई भाई जिसका नाम पूरा पता नहीं, परंतु शायद राम कुछ, वो यहाँ दूध देने आता था पांडव भवन। तो उसके द्वारा पता चला कि वहाँ ज़मीन है, और बाप दादा का डायरेक्ट संदेश या प्रेरणा थी कि जगह की आवश्यकता है, जगह का निर्माण करो। तो वल्लभ दादा, निर्भय भाई ये सब देखने गए थे, मुख्य वल्लभ दादा, और उन्होंने उस जगह को देखा था, परंतु वो जगह एग्रीकल्चर लैंड थी, और एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड में बनाना इतना आसान काम नहीं था। और उस समय भैरव सिंह शेखावत ये चीफ मिनिस्टर थे बीजेपी राजस्थान, और उसी समय बाबरी मस्जिद डिमोल्यूशन हुआ। ये सारे घटनाक्रम यदि देखो तो कैसे असंभव कार्य संभव हुआ, अगर साक्षी होकर अब देखो तो पता चलेगा। ये असंभव सा कार्य है कि कोई एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जाए, असंभव। तो 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद डिमोल्यूशन हुआ, और सारे देश में राइट्स हुए, दंगे हुए, लगभग 2000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए, और सरकार ने राजस्थान में प्रेसिडेंट रूल लाया, और राजस्थान की सरकार भंग हो गई। और उस समय फिर सारी सत्ता पावर गवर्नर के हाथ चली गई। सीएम जो था वो पोस्ट खत्म हुई, तो राजस्थान में पूरा वो 1 साल कोई सीएम नहीं था, और सारी पावर कहाँ चली गई? गवर्नर। और गवर्नर थे डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी, जो कि यज्ञ के बहुत सहयोगी थे, फेवर में थे। तो उनको ये बात बताई गई कि ये ज़मीन चाहिए। उस समय ज़मीन थी लगभग 23-27 एकड़, अभी तो बढ़कर वो 40-42 एकड़ तक हो गई है, तब इतनी वो एरिया थी। तो सरकार भंग हो गई, सारी पावर गवर्नर के हाथ। गवर्नर ने तुरंत मीटिंग बुलाई और कहा कि इस कार्य को करना है, और जब ये कहा गया अधिकारियों को कि करना है, तो सबकी बुद्धि अब चलने लगी कैसे करना है। तो वो ज़मीन हमको मिल गई उस समय। और जब कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ तो सब लोग कर रहे थे अपना रूटीन में, पर बाबा कहते थे कि इसको फास्ट करो, बहुत जल्दी करो। अव्यक्त बाप दादा के संदेश आए, और वो भी क्योंकि 1 साल के बाद वापस सरकार आ गई। इसके लिए कुछ कुछ जो एरियाज़ है वो अभी भी वैसे ही है, अनकंस्ट्रक्टेड। हारमोनी हॉल के सामने जो सोलर वाला हाउस है वो वैसे ही रह गया, क्योंकि बाद में नहीं हो पाया। जो कुछ हुआ वो 1 साल के अंदर, और बाबा की प्रेरणाएं आती थी जल्दी करो, जल्दी करो, फास्ट करो। और उस समय वहाँ पर कोई भाई नहीं रहते थे। पांडव भवन के पीछे जो कमल कुंज है वहाँ पर भाई लोग रहते थे, सुबह जाते थे, शाम को आते थे। अभी जो वहाँ दादी कॉटेज है वहाँ पर वो लोग रहते थे, एक कुटिया बनाकर और बाबा का एक छोटा सा कमरा बनाकर। तो सारे दिन भर काम करते थे, सेवा करते थे, और रात को शाम को वापस आ जाते थे। और मुख्य और एक बात, जो भाई उनको भोजन लेने आता था, जाता था, वो द्वारका भाई थे। तो इस तरह से वो काम चालू हुआ। इसके आर्किटेक्ट, इसके कॉन्ट्रैक्टर थे जीतू भाई मोदी और उनके भाई प्रदीप मोदी। ये 2 थे, और उनके साथ में एक तीसरा पार्टनर था, और जिन्होंने ये काम बहुत तेज़ी से किया। राम हरि भाई,
तो ये तीनों मिल के कॉन्ट्रैक्टर थे और आर्किटेक्ट भी 3 थे। तो एक आर्किटेक्ट मुंबई से थे, एक अहमदाबाद से थे। तो ये जो ठक्कर करके थे एक भाई, जिनका पूरा नाम हिमांशु ठक्कर और उत्तम चंद जैन, ये 2 लोग थे जो कि आर्किटेक्ट थे और इन्होंने बहुत तेज़ी से काम किया। पर जो सबसे पहली बिल्डिंग बनी ज्ञान सरोवर की वो थी डोम। वो जो डोम था उसके लिए जर्मनी से एक भाई आया था और वो जो भाई था प्रोफेसर मिनकी, उसका ऐसा कहना था कि जो भी कंस्ट्रक्शन होगा वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहनी चाहिए, नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, जो झाड़ जैसे है वैसे ही रहेंगे। तो उसने सजेस्ट किया था कि ये जो डोम बना है ऐसा होना चाहिए ज्ञान सरोवर में। तो डोम का जो ये था उसमें मड ब्रिक यूज़ किए गए थे, जो कि ठंडी में गर्म लगता है और गर्मी में ठंडा लगता है। ये उस प्रोफेसर मिनकी का कॉन्सेप्ट था। तो उस समय ज़मीन जो ली गई थी वो 25 साल के लिए ली गई थी, लीज पर ली गई थी। क्योंकि ये कब हुआ? 95 के आसपास, और तब ये था कि 5 साल में विनाश होने वाला है 2000 में। तो ये भी बहुत ज़्यादा समय था। और किसके नाम पर थी ये? तो शायद ब्रह्मा कुमारीज, राजयोगा रिसर्च फाउंडेशन और तीसरा वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट, ये 3 के नाम पर। तो काम चालू हुआ, तेज़ी से काम चालू हुआ। और जो सबसे पहला ये बना वो राजऋषि हॉल था, जो फर्स्ट क्लासरूम था। राजऋषि हॉल फर्स्ट क्लासरूम, और फिर उसके नीचे जो कमरा था वो था मीटिंग हॉल बना। और क्योंकि दूसरा और कोई मीटिंग हॉल थे नहीं जहाँ मीटिंग होती थी। और रूम नंबर 1 और 2 जो थे वहाँ दादी मनोरिंद्रा, दादी चंद्रमणि ये रहते थे। और इसकी रचना ऐसी है कि टोपोग्राफी अगर देखी जाए तो पीक जो डोम है और जो सबसे नीचे का भाग है राजऋषि भवन, ये 70 मीटर है डीप, एक ऊपर एक नीचे। तो ऐसे ये ज्ञान सरोवर का निर्माण हुआ। और पहले यहाँ पर लगभग 100 भाई रहते थे, अभी तो लगभग 200 है। और सबसे पहली जो इंचार्ज थी वो थी दादी चंद्रमणि, और चंद्रमणि दादी के बाद आए दादी मनोरिंद्रा, और मनोरिंद्रा दादी के बाद कुछ समय के लिए रतनमणि दादी, और फिर बाद में निर्मला दीदी। तो ऐसे एक के बाद एक ये काम तेज़ी से बढ़ता गया, जो आज इतना बड़ा ज्ञान सरोवर बन गया। और बाप दादा ज्ञान सरोवर में एक ही बार आए, और वो फर्स्ट पदरामणि थी बाप दादा की, और वो मुरली है 18 जनवरी 95 की, 18 जनवरी 95। ज्ञान सरोवर उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य 11 बजे सुबह। तो उसमें तो ये इन शॉर्ट ज्ञान सरोवर के निर्माण का इतिहास। तो कैसे प्रेसिडेंट रूल आ गया, पहले तो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन और फिर प्रेसिडेंट रूल 15 दिसंबर को। प्रेसिडेंट रूल कब आया? 15 दिसंबर 92, और वो चला लंबा फिर। और उसी बीच में 1 साल के बीच में बाबा कहते थे कि जल्दी करो नहीं तो ढीला ढीला काम चालू था, क्योंकि तुरंत फिर वापस सरकार बन गई। तो ये सारा काम हुआ और इतना तेजी से हुआ। तो कहते हैं पांडव भवन बनाने के लिए 30 साल, ज्ञान सरोवर बनाने के लिए 30 मास, शांतिवन के लिए 30 हफ्ता। ऐसे रफ फिगर है, ऐसा फिक्स नहीं है, पर कहा जाता है इस तरह से यज्ञ में। तो बाप दादा की जो सबसे पहली मुरली चली वहाँ पर, उस मुरली में बाबा ज्ञान सरोवर में आए, और उसमें हवाएं तेज़ चल रही थी, बहुत ठंडी ठंडी, जैसे आज सुबह से चल रही है। और बाबा ने कहा हवाएं तेज़ चल रही है, और बाबा का सबसे पहला जो हॉल था वो था हारमोनी हॉल। बाकी सब चीज़ें
वो बाद में बनी, पूरा बना नहीं था, जिसमें मुरली में आप पढ़ेंगे कि बाबा बात कर रहे सब भाई बहनों से कि माताएं बाहर बैठी है, माताओं का भी बहुत भाग्य है, ठंडी हवा चल रही है, चवर झुला रही है, तो ये जैसे राजमहल है सतयुग का और अभी से प्रैक्टिस हो रही है तुमको। आगे बाबा कहते हैं अच्छा यह हॉल भी राज दरबार माफिक बनाया हुआ है, ज्ञान सरोवर का ऑडिटोरियम हॉल। राज दरबार लगता है तो गैलरी में बैठे हैं ना, तो गैलरी वाले भी अच्छे लग रहे, हॉल में सभी भाई बैठे हैं, माताएं सब बाहर है। अच्छा आज तो माताओं के त्याग का भाग्य उनको आज मिल रहा है, अच्छी तरह से तपस्या करिए, तपस्या का फल मिल रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो धूप भी आ रही है। अच्छा अभी देखो बाबा के महावाक्य क्या है ज्ञान सरोवर के लिए। मुरली है 18 जनवरी 1995। ज्ञान सरोवर कहेंगे या स्नेह का सरोवर कहेंगे? ज्ञान सरोवर में स्नेह का सरोवर अच्छा है। ये ज्ञान सरोवर सेवा का विशेष लाइट हाउस और माइट हाउस है। इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। अनेक आत्माएं अपने बिछुड़े हुए बाप से मिलन मनाएगी। अनेक आत्माओं के दुख दूर करने वाली धरनी है। सरोवर में आते सुख की लहर में लहराने का अनुभव करते रहेंगे। इस ज्ञान सरोवर द्वारा 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। कौन कौन से? कोई वर्षे के अधिकारी, कोई वरदानों के अधिकारी और कोई सिर्फ दुआओं के अधिकारी। तो ये 3 प्रकार की प्राप्ति संपन्न ये श्रेष्ठ सरोवर है। साधारण आत्माएं आएंगी और फरिश्ता जीवन का अनुभव करेगी। साथ साथ अनेक आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं तपस्या के सूक्ष्म अनुभूतियों द्वारा अव्यक्त पालना और सूक्ष्म योग के सहज अनुभव और प्राप्तियों का लाभ लेगी। कई ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ आशाएं स्व उन्नति की पूर्ण होने का साधन बहुत श्रेष्ठ है। स्थान तो कॉमन है, लेकिन स्थिति श्रेष्ठ अनुभव कराने वाले विधिपूर्वक ज्ञान के नॉलेज को विश्व में प्रत्यक्ष करने का स्थान है। और सबसे पहला फायदा तो बाप और बच्चों के मिलन का है। देखो डबल संख्या में मिल रहे हो, चाहे बाहर बैठे हो या कहीं भी, डबल संख्या तो है ना। तो सबसे प्रत्यक्ष फल बच्चों की डबल संख्या, डबल मिलन मनाना है। तो ऐसे सरोवर में सरोवर बनाने वालों को वो 3 आर्किटेक्ट, 3 कॉन्ट्रैक्टर और जो भाई बहनों ने यहाँ से जाते थे, दिन भर काम करते थे, वापस आते थे, वो सारे भाई। यहाँ पे बाबा ने वहाँ का जो मिस्त्री था, जाल मिस्त्री, उससे भी बात की है इस मुरली में। तो सरोवर बनाने वालों को, सहयोग देने वालों को, संकल्प से हिम्मत दिलाने वालों को, स्नेह के साथी से सरोवर को संपन्न करने वाले देश विदेश के बच्चों को कदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो। जाल मिस्त्री से, जिन्होंने हॉल में साउंड का प्रबंध किया। देखो अगर इसकी हिम्मत नहीं होती तो आज मुरली नहीं सुन सकते। सभी मुरली के पीछे तो दीवाने, मुरली का साधन सबसे श्रेष्ठ है। कितना अच्छा प्रबंध किया, आराम से सुन रहे हैं। तो ये थी बाप दादा की अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 1995 की। तो ऐसे एक एक मकान जो यज्ञ में बना है उसका इतिहास है। कितने सारे लोगों की प्रेरणाएं इसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये था सबसे पहला। उसके बाद एक एक करके मकान बनते गए, एक एक करके विस्तार होते गया। हमने हॉस्पिटल का विस्तार देखा, पांडवन का देखा, एक दिन म्यूजियम का पूरा देखा और आज ज्ञान सरोवर का। उसके आगे अभी नीचे उतरते हैं तलेटी। तलेटी में बहुत सारी बातें, वहाँ पर भी खुला मैदान जैसा था, कुछ भी नहीं था। जो अभी शांतिवन है, पहले वहाँ ग्राउंड था बस। और जो निर्भय भाई साहब का जो कॉटेज है, वहाँ पर पार्टी आती थी तो वहाँ पर उनको नींबू पानी दिया जाता था, चाय नींबू पानी, जब आती थी उधर से पार्टियाँ। तो धीरे धीरे वहाँ कंस्ट्रक्शन चालू हुआ। उसके पहले कुछ और बातें हैं। सबसे पहले यज्ञ में शिविर का इतिहास, यज्ञ में भट्टियों का इतिहास, यज्ञ में विंग्स का इतिहास, यज्ञ में मेगा प्रोग्राम्स का इतिहास, यज्ञ में टीवी में एंट्री ब्रह्मा कुमारीज की,
कैसे हुई, उसका इतिहास, यज्ञ में समर्पित सेरेमनी जो है उसका इतिहास, बैच, ड्रेस, इसका अपना इतिहास। तो एक एक चीज़ धीरे 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 होती गई। और विंग्स, इतनी सारी विंग्स, सबसे पहले कौन सी आई, बाद में कौन सी आई, धीरे 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 धीरे। तो सबसे पहले आते हैं शिविर। तो सबसे पहले शिविर ऐसा कुछ था नहीं था, परंतु 74, 75, 76 ये पीरियड था जब बहनें आती थी, थोड़ा बहुत शिविर कराती थी, चंद्रिका बहन जी ये सब कराते थे। पर परमानेंट बेसिस पे जो चालू हुआ वो शीलू बहन जी जब यहाँ आए 76 में, उनके द्वारा ये चालू हुआ। दूसरा एक इतिहास है यज्ञ में, ये गाइडेड मेडिटेशन कहाँ से चालू हुआ, ये भी अगर देखा जाए तो शीलू बहन जी के द्वारा ही चालू हुआ। जो पहली कमेंट्री है जिसमें मैं आत्मा हूँ, और ये जो फर्स्ट कमेंट्री, जो सबसे फेमस कमेंट्री है यज्ञ की, तो शिविर अगर देखा जाए तो शीलू बहन जी के द्वारा। उसके बाद में गाइडेड मेडिटेशन, वो भी शीलू बहन जी के द्वारा। और राजयोग भवन जो था, वहाँ पे पार्टी आती थी, वहाँ पे बहुत सारी दूसरी बहनें भी थी, पर परमानेंट बेसिस पे यहाँ से। उसके पहले बहनें आती थी, कराती थी और चली जाती थी। और जिनको भी कराया था वो इतने पक्के बन गए जो बैचेस में, कि जो अभी बड़े बड़े सेंटर या फिर इंचार्जेस, जोनल इंचार्जेस है। और उसके भी पहले जो हमने देखा, जब बाबा अव्यक्त हुए 1969, तो सबसे पहली भट्टी जो हुई वो टीचर्स की भट्टी हुई थी, टीचर्स की ट्रेनिंग सेंटर में। वो हुई होगी शायद फरवरी या मार्च में, 1 मास या 2 मास की। उसके बाद में कुमारी भट्टी हुई 15 मई से 15 जून तक, टोटल 1 मंथ की कुमारी भट्टी। इसमें आरती बहन, वेदांती बहन, शीलू बहन, शशि बहन, आशा बहन, सब बड़ी बड़ी बहनें, मुन्नी बहन, ये सब बड़ी बड़ी बहनें उस पहली कुमारी भट्टी से निकले हुए हैं। तो ये भट्टी का इतिहास तो तभी चालू हो गया। भट्टी उसके पहले भी थी, पर अव्यक्त बाप दादा के प्रोग्राम आते थे उस पर। ये बाबा गए टीचर्स भट्टी, और फिर कुमारियों की भट्टी, और उसके बाद में फिर 76 के आसपास राजयोग शिविर, और उसके बाद में विंग्स चालू हुआ 85 में। और कहते हैं सबसे पहली विंग है वो यूथ विंग है। हाँ, उस भट्टी कुमारी वाली जो भट्टी थी उसमें सभी टीचर्स बहनें समर्पित हुई। तो उसके बाद ये विंग्स का कैसे आया, पहले 17-18 विंग्स, पर शुरुआत जो हुई वो यूथ विंग से। और मेडिकल विंग का थोड़ा थोड़ा होते रहता था। कई लोग कहते मेडिकल विंग पहली है, पर जो यूथ विंग वाले वो कहते नहीं, हम पहले और शायद यूथ विंग ही पहली है। और उस समय हॉस्पिटल में रामदयाल भाई थे, वो कहते थे हमने पदयात्रा की थी। हमने कहा कौन सी पदयात्रा की थी? बोले कन्याकुमारी से कश्मीर तक। तो उस समय साइकिल रैली निकली थी, पदयात्रा निकली थी। तो ये सब यूथ विंग के यूथ विंग 85 में जो फर्स्ट विंग। और जगदीश भाई जी का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था विंग्स के ऊपर, कि विंग्स बने। और बाबा की भी प्रेरणाएं आती रहती थी, तो ऐसे करके विंग्स बनी। और उसके बाद में एजुकेशन विंग्स, बच्चों के प्रोग्राम्स, फिर तो एक के बाद एक एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चरल, बिजनेस, जूरिस्ट, मीडिया, मेडिकल, पॉलिटिकल, रीजनल, रूरल, और क्या कहते हैं तो इंजीनियरिंग, साइंटिस्ट, सिक्योरिटी, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, ऐसे करते करते 16-17 विंग। और उसमें फिर अभी ऐड हो गई एविएशन वगैरह, तो 21। तो ऐसी विंग्स पर एक दिन में नहीं बनी है ये, ना एक साल में बनी है। धीरे धीरे सेवाओं का विस्तार हो रहा है। दादी प्रकाशमणि, दादी दीदी तो 83 में चले गए, और फिर सारा कुछ दादी ने विस्तार किया। उसके बाद में डायमंड, हाँ इस पे बाद में आएंगे। फिर मेगा प्रोग्राम्स, ये भी दादी की ही प्रेरणा थी। 1 लाख लोग आ जाए। सबसे पहला मेगा प्रोग्राम हुआ अहमदाबाद, फिर मुंबई, फिर दिल्ली में, फिर मुंबई में, पर फर्स्ट जो हुआ था वो अहमदाबाद में मेगा प्रोग्राम्स। और उसके बाद तो फिर मेगा प्रोग्राम की सीरीज ही चालू हो गई पूरी, सब जगह पर मेगा प्रोग्राम्स, हर बड़े बड़े जगह पर मेगा प्रोग्राम्स। तो मेगा प्रोग्राम्स का भी अपना एक इतिहास है, वो भी सब 90s में ही चालू हुआ। हमने देखा सबसे पहला 88 में मिलियन मिनट्स ऑफ, 86 में मिलियन मिनट्स ऑफ पीस, और 88 में
ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड। तो ये दो आए, उसके बाद में ग्लोबल शब्द फेमस हो गया और जो भी बिल्डिंग्स बनी उसका नाम फिर ग्लोबल ग्लोबल ग्लोबल। ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस 91 उधर लंदन में, फिर ग्लोबल रिट्रीट सेंटर ऑक्सफोर्ड का, तो ग्लोबल ग्लोबल ग्लोबल, क्योंकि ग्लोबल शब्द बहुत फेमस हो गया। ग्लोबल हॉस्पिटल, सब ग्लोबल। तो ब्रह्मा कुमारी लिटरेचर में ग्लोबल शब्द 90s में बड़ा प्रसिद्ध हो गया उस समय। तो मेगा प्रोग्राम्स की सीरीज चालू हुई। उसके बाद में हमने ये देखा कि बाबरी, अभी तक दूरदर्शन ब्रह्मा कुमारी को चांस नहीं देते थे, तो पर बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ 6 दिसंबर को 92 में। तो 93 में फर्स्ट टाइम मुंबई में ब्रह्मा कुमारी को इनवाइट किया जी चैनल ने, जी टीवी ने। दूरदर्शन तो बहुत 4 एक के बाद एक, पहला जी, फिर सोनी, फिर संस्कार और फिर चौथे नंबर पे आस्था चैनल। संस्कार चैनल था वो प्योरली स्पिरिचुअल चैनल था, ये जो थे वो दोनों मिक्स्ड। तो वहाँ पर सबसे पहले बुलाया गया शीलूबेन जी को, मुंबई में पार्ला में, वहाँ वो रहते थे और फिर रिकॉर्ड करने जाते थे, पर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस, विथ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन। किसी भी धर्म का प्रचार नहीं करना, परमात्मा के विषय में कुछ नहीं बोलना है, तुमको अपने सिद्धांत नहीं बताने, किसी परमात्मा का नाम नहीं लेना है, क्योंकि लड़ाइयाँ कहाँ हुई थी? हिंदू मुस्लिम की, हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे सारे भारत भर में। तो ये जब हुआ तो उनका लक्ष्य था शांति। शांति किस पर बोलना है तुमको? शांति पर बोलो, कभी दिव्य गुणों पर बोलो, जो बोलना है बोलो, पर अपनी फिलॉसफी बीच में नहीं लाना। तो सबसे पहले जी से चालू हुआ। तो ये हमारी एंट्री है टीवी जगत में, मीडिया में। जी से चालू हुआ, सोनी में एंट्री हुआ, फिर संस्कार चैनल और फिर आस्था चैनल। उषा बहन जी ये सब बाद में आए 93 के बाद, पर शुरुआत शीलू बहन जी से हुआ। तो ये प्राइवेट चैनल्स थे और फिर बाद में तो शायद डेट हमें पता नहीं, पर ओम शांति स्टूडियो जो दिल्ली में बना फिर 2000 के आसपास या बाद में, और फिर बाद में तो जो प्रोग्राम आया अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज, फिर उसके द्वारा फिर और बढ़ता गया विस्तार। पर शुरुआत यहाँ से टीवी में एंट्री, तो गाइडेड मेडिटेशन, टीवी में एंट्री, शिविर की एंट्री, ये सब शीलू बहन जी के द्वारा। उसके बाद में अब ट्रांसलेशन इतिहास ट्रांसलेशन का, क्योंकि सबसे पहला ग्रुप जो आया फॉरेनर्स का वो था लंदन का ग्रुप। 74 शायद या 75 में पहला ग्रुप जिसने पांडववन विजिट किया लंदन से आया था। तो उस समय पढ़े लिखे में आनंद किशोर दादा थे, जो राइटिंग का काम था वो आनंद किशोर दादा करते थे, और जो ट्रांसलेशन चालू किया वो चालू किया निर्भय भाई। मतलब बाबा बैठते थे, नीचे बैठते थे और नीचे वहीं पे ट्रांसलेट करते थे निर्भय भाई साहब, और फिर बाद में टेकन ओवर बाय शीलू बहन जी। तो बाबा आते थे, वो सारे तार माइक्स रहते थे और कंटिन्यूस एक ही इंस्ट्रक्शन बार बार देनी पड़ती थी, तार पर कोई पैर ना रखे क्योंकि ढेर सारी तारें इधर उधर आ रही होती थी, तो तार पर कोई पैर ना रखे, बचकर चले वगैरह वगैरह। तो वो जो ट्रांसलेशन था वो भी शीलू बहन जी के द्वारा 1976 तब तक, वो अभी तक चालू है। तो लोगों को इतना एडिक्शन हो गया है उनकी आवाज़ का, विदेशियों को, कि अगर उनकी जगह कोई दूसरा ट्रांसलेशन जब चालू किया, जयसु बहन या डेनिस बहन, तो वो कहते थे आप करो। शीलू बहन जी से कहते थे, शीलू बहन जी कहते थे मुझे भी तो बैठने दो बाबा की मुरली सुनने कभी कभी। तो अभी भी बाबा मिलन हुई तो शीलू दीदी नहीं किया था। तो बहुत बड़ी बड़ी सेवाओं के निमित्त बने शीलू बहन जी। तो ट्रांसलेशन का वो भी वहाँ से चालू हुआ। और जो हमने उसके बाद में रिट्रीट सेंटर्स का इतिहास। रिट्रीट सेंटर्स अभी तो हम कहाँ तक है, नीचे ऊपर, पर भारत भर में रिट्रीट सेंटर बनने चालू है। और जो पहला रिट्रीट सेंटर बना वो था 2003 19 अप्रैल 2003 ORC, जो कि इनॉग्रेट किया गया था प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम। तो 2003, और उसके एक साल के बाद
शांति सरोवर हैदराबाद 2004 1 अगस्त। और उसके बाद में फिर अभी तो कितने हैं पता नहीं, हर स्थान में एक रिट्रीट सेंटर है। हाँ, तो कंटिन्यूअस फिर रिट्रीट सेंटर सब जगह बनते गए। तो फिर सेवा बहुत विस्तार हुई सेवा का। तो और शांति सरोवर का जो रिट्रीट सेंटर है, अभी 2019 में डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी, वो वहाँ पर भी उन्होंने बहुत सेवाएं की। राजस्थान में गवर्नर तो थे ही, पर उधर भी अभी 96 में शरीर छोड़ा। तो अभी एक प्रोग्राम उन्होंने किया था 2019 में, जिसमें उन पर फिल्म दिखाई गई, मतलब 2-3 घंटे का प्रोग्राम शाम को हुआ था। 100 यूनिवर्सिटी उनकी जो पर्थ, उसके उद्देश्य में, क्योंकि उनके जीवन में चन्ना रेड्डी जी के जीवन में अंतिम समय में बहुत परिवर्तन आया था। इसकी वजह से, ब्रह्मा कुमारी इसकी वजह से मेडिटेशन, और वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए थे, तो बहुत ज़्यादा सहयोगी बनी थी वो आत्मा उस समय। तो अब आते हैं शांतिवन। तो शांतिवन से भी पहले, मतलब शांतिवन के वही 96 तो तपोवन है, उसकी ज़मीन ली गई 2005-2006 तपोवन जो अभी है। उसके बाद में मानसरोवर, उसकी ज़मीन तो बहुत पहले ही ले ली गई थी 2004 में, पर वहाँ आपको पता होगा वहाँ नदी थी। हमको याद है, हम लोग यहाँ से जब गांव की सेवा में जाते थे 2003, 4, 5 में, तो वो नदी जो आती थी वहाँ रुकते थे, या आते समय वहाँ रुकते थे, या वहाँ भोजन करते थे या कुछ करते थे, तो पिकनिक करके आते थे। तो एक बार याद है वहाँ पे हम लोग गए थे, तो निर्भय भाई साहब बैठे थे, फिर हम उनके साथ भी थोड़ा खेल कूद किए थे। वो तब की बात है। तो नदी उस समय हमारे अंडर थी, पर वो बाद में अभी नहीं है। अभी उसके उधर की जो जगह है मानसरोवर, वो हमारी हो गई है। और उसका कंस्ट्रक्शन, क्योंकि बहुत इतना आसान नहीं है कंस्ट्रक्शन, उसमें बहुत सारे लीगल मैटर्स, ज़मीन के परचेस में। तो 2016 से चालू हुआ कंस्ट्रक्शन, और अभी 28 फरवरी 2019 में पूरा हुआ। और अभी वहाँ पर क्या चल रही है? भट्टिया। तो इतिहास कहाँ से चालू हो रहा है? 2004 से। पलास, बनास नदी। तो पहले नदी थी, नदी मतलब नाम की नदी थी, तब भी पानी तो हमने देखा ही नहीं उसमें कभी। तो पर वहाँ गार्डन वगैरह था बहुत अच्छा। तो मानसरोवर कभी इनॉग्रेट हुआ? 28 फरवरी 2019। और अभी वहाँ पर कंटिन्यूअस भट्टियाँ चल रही है, कंटिन्यूअस। उसके बाद में पीएम पार्क, ये जब दादी थी तभी बन गया था। 2003-2004 में ये लैंड ली गई, और मोहिनी दीदी थी, उनका बहुत ये था इसके ऊपर कि वहाँ पार्क हो, यहाँ वो हो। और अभी वहाँ पर स्टूडियो का कंस्ट्रक्शन चालू है, बड़ा सा स्टूडियो, अभी हुआ नहीं है पर बनेगा। बहुत सारा कुछ चालू है। तो पीएम पार्क, प्रकाशमणि पार्क। उसके बाद में आनंद सरोवर। आनंद सरोवर की कैपेसिटी लगभग 3500 है, और वो बना 2011 में, जगह ली गई थी जहाँ भी एकोमोडेशन है। उसके बाद है ज्ञानामृत प्रेस, जो शांतिवन के अंदर थी, फिर बाद में बाहर लेके गई 2013, 14 या 15 में शिफ्टेड, वो जो माधव यूनिवर्सिटी है उसके सामने। तो सब कुछ कारोबार उधर है, पर रहने का भाइयों का शांतिवन के अंदर। उसके बाद में सोलार 2010। उसके बाद में मनमोहिनी वन 2008 में इनॉग्रेशन हुआ है, जहाँ पर कंटिन्यूस भट्टियाँ चल रही है। उसके बाद में बीके कॉलोनीज बन गई बहुत सारी 96 में। तो जब भगवान आता है तो साथ में आसपास गांव बस जाते हैं, तो बीके कॉलोनीज बन गई, फरिश्ता 1, फरिश्ता 2, पता नहीं कितने नाम है, शिवम कॉलोनी, 10-12 कॉलोनीज तो है आसपास इर्द गिर्द। उसके बाद में रेलवे काउंटर। पहले रेलवे काउंटर के लिए कहाँ जाना पड़ता था? उधर आबू रोड में। अभी 2011 से ये जो मनमोहिनी वन है, उसकी जो बिल्डिंग है स्वर्णिम प्रभात का जो फर्स्ट फ्लोर है, वहीं पर रेलवे का, गवर्नमेंट का एक आदमी आता है सुबह 8 से 2 बजे तक। उधर जाने की जरूरत ही नहीं, सारा रिजर्वेशन अंदर के अंदर ही होता है। उसके बाद में है संगम भवन। हाँ, ये इतिहास। संगम भवन की प्रेरणा तो जब बाबा थे तभी दे दी गई थी, क्योंकि भूरी दादी जो थी
वो पार्टियों को लेने, एक ही दिन में 3-3 बार 4-4 बार नीचे जाना और आना, अथक सेवा। हम अगर एक बार जाए तो, और कोई दूसरी बार कहे जाके आओ तो क्या कहेंगे, थक गए, गोल 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 रास्ते में चक्कर आते, उल्टी आती है। और दादी की सेवा कैसी थी, एक ही दिन में कई बार 2-2 3-3 बार नीचे जाना पार्टियों को रिसीव करने, सब्जी भी लाती थी, सब कुछ करती थी, इतनी अथक सेवा है। तो संगम भवन में दादी जो नीचे जाती थी तो कई बार पार्टियां सुबह आनी होती थी, तो दादी वहाँ जो पैसेज था, सिंधियों के मकान थे, उसी पैसेज में सोती थी। और फिर बाबा की तभी प्रेरणा थी जब अव्यक्त होने से पहले कि ये ज़मीन ले लो वहाँ पर बाबा अव्यक्त हो गए 71 के आसपास। वहाँ एक ज़मीन थी और उसका मालिक जो था वो सिंधी था, वो अजमेर में था, तो वो तैयार नहीं था देने के लिए, पर वो बड़ी मुश्किल से ज़मीन ली, मतलब ब्रह्मा कुमारी इसको देने को तैयार नहीं था। फिर ब्रिजमोहन भाई की जो माता जी है उसके नाम पर वो ज़मीन ली गई। तब शायद तैयार हो गया। तो ब्रिजमोहन भाई साहब की जो माता जी थी उसके नाम पर वो ज़मीन ली गई, तो शायद 1971। तो पहले भूरी दादी थी, फिर बाद में पालू दादी वहाँ थी, रविंद्र भाई जी थे, उनने अभी 10-12 साल हो गए शायद शरीर छोड़ दिया। ये सब पुराने लोग। पालू दादी तो हॉस्पिटल में ही थी, यहीं पे अहमदाबाद गए थे, फिर आते समय शरीर छोड़ा था। शशिबेन संग आबू रोड, हाँ यहाँ। तो संगम भवन में भी देखो अथक सेवाधारी सारे। एक बार बाबा ने संगम भवन वालों को उठाया था डायमंड हॉल में। संगम भवन में कौन कौन सेवा करते, उठो। कोई भी नहीं उठा, क्योंकि उस समय भी स्टेशन पर सेवा कर रहे थे। देखो भगवान उनको, ये जिनको जो सामने बैठा है उनको याद नहीं कर रहा है, याद किसको कर रहा है, वो जो हॉल में है ही नहीं, वो वहां सेवा कर रहे, कोई भी नहीं उठा। तो संगम भवन। अब आते हैं शांतिवन। तो शांतिवन का उद्घाटन कब हुआ, या सबसे पहली अव्यक्त वाणी जो शांतिवन में चली, 31 दिसंबर 1996। 31 दिसंबर 1996 ये डायमंड जुबली थी यज्ञ की, 96, और साथ से नया वर्ष भी चालू हो रहा था। तो इसमें बाबा की मुरली है, वो हम देखेंगे। पर यहाँ पर भी जो ज़मीन, सबसे पहले वहाँ तपस्या धाम, म्यूजियम, ये सब बने, 6 गेट है उसके। तो बाप दादा इस तारीख को आए और वो पहली मुरली थी डायमंड हॉल की, और उसमें बाबा ने बहुत सी बातें कही है। अगर देखा जाए तो पहले शांतिवन 96, और उसके अंदर फिर जो कुछ है, जो भी डेवलपमेंट्स हुई वो सब बाद में 96 के बाद, चाहे बीके कॉलोनी, फिर वो तपोवन, और वो एक एक धीरे 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 धीरे, क्योंकि भगवान के जितने भी मकान हैं उनको एक वरदान है। कौन सा वरदान है, कि जो भी तुम मकान बनाओगे वो कम पड़ेगा, वो छोटा पड़ जाएगा। सागर के बच्चों को दीवारें रोक नहीं सकती, सागर के बच्चों को दीवारें रोक नहीं सकती। सबसे पहले बाबा के कमरे में बाबा आते थे, वो छोटा पड़ा, हिस्ट्री हॉल बना। कब बना, 64 में, होली में इनॉग्रेशन हुआ, फिर वो छोटा पड़ने लगा। फिर 74 मेडिटेशन हॉल, छोटा पड़ गया। फिर ओम शांति भवन 83, छोटा पड़ गया। फिर नीचे शिफ्ट हुए। फिर ज्ञान सरोवर 95, एक ही बार आए, 18 जनवरी 95 में बाबा वहाँ पर, वो भी छोटा पड़ गया। और फिर शांतिवन, फिर वो भी छोटा पड़ गया। फिर मनमोहिनी, वो भी छोटा पड़ गया। आनंद सरोवर, वो भी छोटा पड़ गया। फिर मान सरोवर, वो भी छोटा पड़ गया, पड़ रहा है छोटा। तो जो भी बना वो छोटा ही पड़ जाता है। कल कहा ना, भीड़, आबू प्रसिद्ध होगा, आबू प्रसिद्ध होगा, कोई और स्थान नहीं। परमात्मा अवतरण भूमि आबू है, और प्रसिद्ध आबू होगा, और कोई स्थान नहीं। अंडरलाइन। तो उसके बाद अभी इस मुरली पर आते हैं। डायमंड हॉल शांतिवन, डायमंड जुबली हॉल में उद्घाटन के अवसर पर बाप दादा की वाणी। इसमें विनाश की बातें कही है बाबा ने,
देखो आज दो विशेषताएं, एक इस शांतिवन का जो सभी ने उमंग उत्साह से बनाया है उसको बाप दादा के साथ साथ आप बच्चे भी उद्घाटन कर रहे हैं, और आज ड्रामानुसार नया वर्ष भी शुरू होने वाला है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को अपनी दोनों बाहों में समाते हुए दोनों बातों की मुबारक दे रहे हैं। आगे नया हॉल, नया वर्ष, ये मुरली है, बहुत बड़ी मुरली है। हाँ, इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुना है कि डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन हर समय अंतिम घड़ी है, इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो। मानो बाप दादा कहते हैं कि 2000 के बाद होगा, चलो आपने मान लिया, रियल नहीं है लेकिन मान लिया, तो आप 2000 में संपूर्ण बनेंगे। और दूसरों को कब बनाएंगे? सतयुग में बनाएंगे क्या? बनाने वाले थोड़े हैं और बनाने वाले और बनने वाले बहुत। हाँ, फिर बाबा कहते विनाश की डेट जो है ना, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये जो ज्योतिषी बच्चे हैं ना उनको पूछो। ये किसका काम है? ये बाप दादा ने यह काम अपने बच्चे ज्योतिषियों को दिया है, उनके ऊपर रखा है। जो ज्योतिष कर सकते हैं वह बाप क्यों करेगा? ये काम मैं थोड़ी करूंगा। काम कौन करेगा? ये ज्योतिष करेंगे ना, उन्हों की कमाई का साधन यही है, उनके पेट पर थोड़ी ना भगवान। अगर किसको बहुत जल्दी हो तो उन बच्चों से पूछो। अगर आपको बहुत जल्दी है विनाश की डेट की तो ज्योतिषी के पास जाओ, उनसे पूछो। समझा इस वर्ष क्या करना है? और इसमें और एक वाक्य है कोई, हाँ, पक्के हो जाएंगे। लेकिन कई बच्चे पूछते हैं, चाहे निमित्त बच्चों से या रूरियान में बाप दादा से, कि एक ही क्वेश्चन करते, बाबा विनाश की डेट बता दो। सभी का क्वेश्चन है, मुरली कब चल रही है? 96। तो सबके मन में क्या है? विद इन 4 years खत्म होने वाला है सब। यह कोई डेट नहीं दे रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना। बाप दादा पूछ रहे हैं कि समझो 2000 तक आपको बताते हैं तो क्या करेंगे? अलबेले बनेंगे या तीव्र पुरुषार्थ करेंगे? तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। और बाप दादा कहते हैं कि इस वर्ष में हलचल होगी तो फिर क्या करेंगे? और तीव्र पुरुषार्थ कर लेंगे, या थोड़ा थोड़ा डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, गिनती करते रहेंगे कि इतना समय पूरा हुआ, 1 मास पूरा हुआ, 1 वर्ष पूरा हुआ, बाकी इतने मास है। तो डेट कॉन्शियस बनेंगे या सोल कॉन्शियस बनेंगे? यह तो नहीं सोचेंगे अभी तो 4 वर्ष पड़े हैं, माया भी सुन रही है, तो हर घड़ी अंतिम घड़ी है। तब बाबा ने ये पूरी मुरली चलाई, ये ग्रुप में भेजेंगे, आप इसको पढ़ सकते हैं। बट ये फर्स्ट अव्यक्त वाणी है डायमंड हॉल की, ठीक है, डायमंड जुबली। फिर लास्ट में बाबा ने झंडा भी लहराया, झंडा फहराया लास्ट में। तो इस तरह से यज्ञ में सेवाओं का विस्तार होता रहा और एक एक नई बात इसमें ऐड होती गई। नए रिट्रीट सेंटर बनते गए, मेगा प्रोग्राम्स होते गए, टीवी चैनल्स चालू हुए। वो आपको याद होगा, वो पीस मैसेज आता था एक, नहीं पर्ल, वो ऑफिस में जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, तो मोबाइल में मैसेज आता था। और डिश टीवी, जिनके घर में डिश टीवी है वो देख सकते हैं चैनल, तो वो भी चालू हुआ था। फिर धीरे धीरे विस्तार 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 विस्तार। पर इसके साथ एक और चीज़ भी हो गई जो यज्ञ इतिहास से जुड़ी हुई है। ये चालू हुई तभी से 90s 80s या 90s में, क्योंकि लोगों को खराब अनुभव भी होने लगे, तो वो लोग सब ऑनलाइन पोस्ट भी करने लगे, ऑनलाइन अब्यूज़, ऑनलाइन डिफॉर्मेशंस, इसकी भी संख्या बढ़ गई। XBKS के ग्रुप बने, वो भी आपस में मिलकर चर्चा करते थे और इधर उधर की बातें, मन गढ़ंत बातें बना के सब पोस्ट करते थे, डालते थे। महारथी जो भाई बहने हैं उनके खिलाफ डालते थे, किसी के भी खिलाफ कुछ भी डाल दो, क्योंकि ऑनलाइन है सब। तो ये प्लेटफॉर्म वहीं से जैसे शुरू हो गया धीरे धीरे। तो ये भी तभी से 80s 90s में, अर्ली 90s में चालू हुआ और फिर विस्तार हुआ उसका। तो ये सब चालू रहता है। और अभी हम पहुंचते हैं 2007 में। तो आज हमारा ये जो 7 दिन थे 2007 तक के, 70 से लेके तो 80 से 2007 तक के, इसका अंतिम दिन, ये था एक्सपांशन फेज। कल से हम लेंगे द शिफ्ट। 2007 के बाद सब कुछ चेंज हुआ, जो 2022 तक। तो भट्टी के लास्ट दिन
7 दिन कल से, और आज ये अंतिम दिन 2007 का। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई। कौन सी? तो सारी सेवाएं करते करते दादी की उम्र हो गई 87। शुरुआत की थी 14 साल की उम्र में यज्ञ सिंध हैदराबाद में, और फिर धीरे 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 5 चिड़ियों में दादी का नाम, ट्रस्ट बनी उसमें नाम, और फिर जब बाबा व्यक्त हुए तो सारी जिम्मेदारियां दादी को दे दी, और दादी और दीदी 83 तक, और उसके बाद में फिर दादी, और फिर यज्ञ की सेवाओं का इतना सारा विस्तार। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी जो स्वामी विवेकानंद ने अटेंड की थी, शिकागो वाली, उसमें दादी ने अटेंड की, वो शायद 83 में। और फिर पीएचडी डिग्री मिली मोहनदास सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से, यूएन वो जो ये हुआ मिलियन मिनट्स ऑफ पीस ग्लोबल कोऑपरेशन, उसके बाद में अवार्ड मिले जो वहाँ रखे हुए हैं वो कांच के अंदर। तो ये सब सेवाएं करते 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 अब उम्र भी हो गई है, अथक सेवा चालू है। 21 अगस्त 2007 दादी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई, अहमदाबाद लेके गए, पता चला ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, ब्रेन हिमरेज मैसिव, बचने के चांसेस स्लिम, ना के बराबर। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और कहा वापस लेके जाओ। वापस लेके आ गए 22 अगस्त, और 25 अगस्त को दादी ने सुबह शरीर छोड़ा। 3 दिन कोमाटोस स्टेज थी। तो दादी का जाना, दादी का महाप्रयाण एक युग का अंत था, एक युग का अंत, क्योंकि यहां से फिर बहुत सारी चीजें बदल गई। यहां तक जो था यज्ञ वो अलग, यहां से थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ, इसलिए इस पीरियड को द पीरियड ऑफ एक्सपांशन कहा गया, उसके बाद के पीरियड को द शिफ्ट कहा गया। तो बहुत सारे लोग इसमें आए, और जो लोग उस समय वहाँ थे, और दादी, ये था सैटरडे, और मंडे को दादी का क्रिमेशन हुआ सुबह, और जो लोग वहाँ थे सबने देखा होगा क्या हुआ था प्रकृति में। क्या हो गया था प्रकृति में? अचानक धूप, अचानक बारिश जैसा, अचानक हवा, चेंज, जिसका बाबा ने जो संदेश आए उसमें भी वर्णन किया था अगले दिन। हाँ, प्रकृति ने स्वागत किया था। तो 10-25 वो तो है, 10:30, 10:25 बहुत सारे लोग, जैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे उसमें, और जो शिवानंद आश्रम है उसके प्रेसिडेंट स्वामी अध्यात्मानंद वो भी आए थे। बहुत सारे लोग आए थे उसमें। उस समय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम थे। तो दादी का जाना एक युग का अंत था। तो यज्ञ इतिहास में जितनी बातें हमने देखी ये तो बहुत ऊपर ऊपर से, अभी बहुत सी बातें ऐसी अंदर की होगी जो शायद हम कभी जान भी ना पाए, क्योंकि इतिहास आप कितना भी सुनाओ, कितना भी कहो, फिर भी कुछ बातें तो ऐसी रहेगी जो छूट जाएगी। क्योंकि जगदीश भाई जब नए नए आए तो जगदीश भाई ने कहा कि ये सब लिखना चाहिए, इतना सब इतिहास। तो बाबा ने कहा तो आप लिखो। जब उन्होंने कहा कि कोई तो लिखे, तो बाबा ने उनको ही काम दे दिया कि आप ही लिखो। क्योंकि उस समय का तो हमने जो भी यहाँ सुनाया, जो मंडली और वो सारा उसका, क्योंकि उस समय कोई ये नहीं था किसी को कि लिखना भी है, ना किसी को डेट पता है ना कुछ पता है, बस चल रहा है, नशे में चल रहे हैं सब लोग। क्योंकि अभी विश्व युद्ध हो रहा है, वर्ल्ड वॉर 2, बस खत्म दुनिया, और वो हो गया। उसके बाद में लगा 50s में सब खत्म, और उसके बाद में लगा 70s में, 76 में सब खत्म, फिर लगा थोड़ा 86, 87 में शायद हो जाएगा, चलो वो भी नहीं हुआ। फिर 2000 में Y2K, फिर लगा ये इसमें जाएगा 2000, फिर लगा 2012। हमने तो नहीं कहा, भगवान ने तो कभी कहा ही नहीं। उस दिन सुना ना, मुरली चलाई थी 77 की मुरली, 18 जनवरी की। क्या कहा था बाबा ने? विनाश से जब निश्चिंत हो जाओगे
समझना वो विनाश की डेट है। फिर जब ये विचार ही नहीं तुम्हारे मन में रहेगा तो 2012 मायन फिलॉसफी और अभी 2036 2036, कोई का कहना है 2024। फेल्ड प्रिडिक्शंस अगर निकाले जाए तो इतनी बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है। लोग यही करते रहते हैं कैलकुलेशन। अभी किसी ने एक और भेजा था कि यूरोप में मत आना क्योंकि भरोसा नहीं है यूरोप का, ऐसे कैलकुलेशंस दे रहे हैं। तो इस तरह सेवाओं का विस्तार। और दूसरा भट्टिया चालू, फिर बाबा, हाँ फिर दूसरा और एक बाबा मिलन, फिर नीचे शिफ्ट हो गया। पहले यहाँ था तो बाबा कितनी बार आते थे, एक एक दिन छोड़ के, एक एक दिन छोड़ के, फिर धीरे धीरे कम कम होता गया। पहले एक एक व्यक्ति से मिलते थे, फिर ग्रुप से मिलना चालू हुआ। पहले एक एक व्यक्ति उधर, एक एक आत्मा से, फिर यहाँ ग्रुप्स, फिर बड़ा बड़ा ग्रुप्स, फिर नीचे शिफ्ट हुआ तो फिर हाफ हाफ इसमें डिवाइड हुआ। अक्टूबर से लेकर तो मार्च तक, और बाकी समय आधा साल सेवा है, आधा साल बाबा मिलन। और फिर बाबा ने भी अपना सब चेंज किया। हाँ, फिर होमवर्क 6 मास का, 6 मास का होमवर्क, और फिर बाबा आएंगे। तो ये सारी सिस्टम्स जो चालू हुई धीरे 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 धीरे, कब चालू हुई, क्या चालू हुई, कोई नहीं बता सकता, परंतु जो कुछ हुआ वो धीरे 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 सब कुछ बढ़ता गया और संख्या लोगों की बढ़ती गई। टेंट्स बने, टेंट्स में जहाँ पे भी बनाओ फिर टेंट में रहते थे लोग, तो विस्तार होते गया। तो ये तो हो गया इतिहास। अब हमको करना क्या है? उठो संग्रामियों जागो, नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, नई शुरुआत करने का समय फिर आ गया है कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ गया है। इतिहास से हमें सीखना है। जो इन सब आत्माओं का त्याग है, तपस्या है, सेवाएं है, इनसे सीखना है। हम क्या कर रहे हैं? तब मीडिया इतना नहीं था, अभी मीडिया बहुत ज़्यादा है, और मीडिया में जितना व्यर्थ है उतना और कहीं नहीं। हर प्रकार का व्यर्थ मीडिया में। सत्य इतना सस्ता नहीं है कि मीडिया पर मिल जाए। इसलिए जो ब्राह्मण आत्माएं और ब्राह्मण भाई बहने हैं वो अपने आप को सेफ रखें। कुछ ना कुछ होते ही रहेगा। लक्ष्य क्या रखना है? पुरुषार्थ का। और दूसरा, नई नई आत्माएं हैं, कमज़ोर आत्माएं हैं, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, या और कुछ नया नया होते रहेगा। जो हमने देखा स्प्लिंटर ग्रुप्स कैसे चालू हुए एक के बाद एक। बाबा को भी पूछा गया, बाबा ये सब क्या है? शंकर पार्टी, विष्णु पार्टी, ये सब क्या है? बाबा ने कहा साइलेंट। बाबा ने कहा सब माया है, ज़्यादा नहीं चलेगा, सब माया है। बाबा को जब भी पूछा गया तब बाबा के ये डायरेक्शंस थे। तो सारा फोकस अपने पुरुषार्थ पर करना है। हमें क्या करना है? इधर उधर बुद्धि ना जाए, केवल अपना पुरुषार्थ बस। और अभी अंतिम 8 दिनों का पुरुषार्थ कौन सा है? जिन्होंने कुछ भी नहीं किया 100 दिन के बाद 45 डेज कहा था, जिन्होंने वो भी नहीं किया, उसके बाद 14 डेज का बोला था, फिर वो भी नहीं किया, फिर 21 डेज, फिर वो भी नहीं। तो अभी बचे कितने हैं? अंतिम 8 दिन आज का मिला के। अंत भला तो सब भला। जिसने अंतिम कर लिया उसको भागवत की कथा के अंतिम दिन भी जो आ जाता है ना, उसको 7 दिन के भागवत, 9-8 दिन के भागवत का फल मिल जाता है। अंतमति तो धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये 2 चीजों का बहुत गहरा कनेक्शन है, भोजन और काम विकार। जिन्होंने सब कुछ कर लिया फिर भी काम से मुक्ति नहीं हो रही है, वो अर्जेस, वो क्रेविंग्स सताती है, ब्रह्मचर्य भंग होता है, खंड होता है। सारे सामान ले लिए, पुरुषार्थ किया, 2 बजे उठकर अमृत वेला किया, मुरली सुनी सुनाई, चिंतन किया, दूसरों को कराया, क्लासेस की, दूसरों को कराई, सब कुछ किया। ये जब तक नहीं होगा तब तक संपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि जो हम खाते हैं वो शरीर में उत्तेजना प्रकट करता है। तो जितना भोजन सात्विक होता जाएगा,
कल की मुरली क्या थी? टाइम किस में वेस्ट नहीं करना है तुमको? खाने पीना और सोना, 3 प्रकार की उपासना, त्रयोपासना। कई लोग इस साधना में तपस्या मग्न है। कौन सी साधना में? खाना में, पीना में और सोना। इसको त्रयोपासना कहा जाता है। उसमें तीव्र पुरुषार्थी है वो डबल पुरुषार्थी है इस साधना में। सारी बुद्धि उसी में लगी हुई है। जब तक बुद्धि से भोजन हट नहीं जाता, ये विचार ही नहीं कि अभी दोपहर सुबह मुझे कुछ खाना है, ये विचार ही हट जाता है। एक भाई हमारे ओपीडी में कम से कम 5 साल से आ रहा था, अभी भी है। उसको पेट की समस्या रहती थी, तो उसको फिर हमने बताते थे पर कभी ध्यान नहीं दिया। इस बार ध्यान दिया 1 साल पहले। हमने कहा तुम नाश्ता हटाओ, उसकी जगह जूस कर दो बस। वो अभी कल ही आया ओपीडी में, कहने लगा मैं आपके पास 2-3 बार एडमिट हो चुका हूं, अभी मुझे कुछ भी समस्या नहीं। जब से नाश्ता बंद किया मैं सब बीमारी ठीक हो गई मेरी। क्योंकि पेट ने ऐसा क्या किया है सुबह सुबह जो उसको इतना सारा डाल रहे हो। रात भर सोता रहा, जो कि सुबह सुबह उसको इतना सारा अनाज, ग्रेन्स, ये भी डाल रहे, वो भी डाल रहे, वो भी डाल रहे, टोली भी डाल रहे, मसाला भी डाल रहे, अनाज भी डाल रहे, तेल भी डाल रहे, नमक भी डाल रहे, मसाले भी डाल रहे, मिर्च भी डाल रहे। पेट बेचारा चिल्लाता है, रोता है। उसको हल्का रखो सुबह। तो ये 8 दिन कम से कम SFV, सॉलिड फूड वैकेशन। जब बुद्धि इससे बाहर रहती है भोजन से, तो अपने आप बुद्धि कहाँ भागती है? ऊपर, ज्ञान के चिंतन में, ऊंची अवस्थाओं में। नीचे आते ही विकार चालू। इसलिए धीरे 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 बुद्धि को ऊपर उठा देना है। एक ऐसी अवस्था तक पहुंचना है कि जहां पर भूख और प्यास, ये सब जो सेंसेशन है, हमें तंग ना करे। हम इससे मुक्त हो जाते हैं। प्राणिक लिविंग, प्राणिक न्यूट्रिशन, हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी ही चेंज हो जाता है, ये नहीं कुछ और, प्रकृति। तो जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है वो कम से कम ये 8 दिन सॉलिड फूड वैकेशन, रसाहार, और उसमें पर चारों चीजें हैं, ऐसा नहीं कि केवल रसाहार। और जिन्होंने पूरा किया है वो तो धीरे धीरे रॉ, अनकुक्ड और क्लियर लिक्विड्स, और उसमें भी डाइल्यूटेड में आ जाएंगे। जिन्होंने पूरा किया है, अब तक संपूर्ण किया है, 100% फॉलो किया है, केवल उनके लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं। वो केवल और केवल क्लियर लिक्विड्स, नो फाइबर, अगले 8 दिन जिन्होंने कंप्लीट किया है। और ये देखोगे कि 8 दिन करने के बाद में भी वेट उतना ही रहेगा, ड्रॉप नहीं होगा। एक ऐसी अवस्था आएगी कि वेट ड्रॉप होना बंद हो जाता है। नहीं तो डर किस बात का होता है सबसे ज्यादा? वजन कम। पर वो उनका होता है कि जिन्होंने पहले कुछ भी नहीं किया है, अचानक जो कर रहे हैं, शौक है वो बॉडी के लिए, जिनके शरीर ट्यून हो चुका है ऑलरेडी, प्रैक्टिस कर करके, ये ट्रेनिंग है, शरीर ट्यून हो गया है। अब वो उपवास में गुजरता है और निकल के आता है, वो उतना ही वजन रहता है, हार्डली इतना सा 1 किलो इधर उधर होगा, ज्यादा नहीं, उतना के उतना ही होगा। हमने इसी भट्टी का अगर हम ले तो डे 1 कब चालू की भट्टी, तो डे 1 में 66 वेट था, अभी 65.2 दिखाता है, 65.3 दिखाता है कभी, उतना के उतना ही है। तो वेट स्टेबलाइजेशन होते जाएगा अपने आप। और जिन्होंने ये किया है उनके लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, लास्ट 8 डेज अनकुक्ड, रॉ और क्लियर लिक्विड्स। और क्लियर लिक्विड्स में आएगा वो भी डाइल्यूटेड कर दो। अब उसको जूसेस जो है 50% डाइल्यूशन, कोई भी जूस उसको डाइल्यूट करते जाओ 50%, क्योंकि हम गन्ने का जूस को डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं, वाटरमेलन को भी डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं, पर जो बाकी चीजें उसको डाइल्यूट करो, ये भी करो तो भी बहुत अच्छा, क्योंकि हमारा सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन वो नहीं है। 10 फरवरी से स्टार्ट की थी भट्टी, सॉलिड फूड वैकेशन। तो ये उनके लिए केवल क्लियर इसमें, पर जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है उनके लिए वो चारों चीजें है। फिर कुक्ड भी चलेगा, उनको चाय भी जो भी लेना है लो, पर लिक्विड्स, स्मूदी भी चलेगी और सूप भी चलेगा, अलग अलग प्रकार के हजारों रेसिपीज बन सकती है। तो ये अंतिम 8 दिन, कम से कम 8 दिन, 8 दिन के बाद छोड़ देना। 8 दिन के बाद में सारे रूल फिनिश्ड। फिर जिसको जो करना है वो उसकी मर्जी, ज्ञान में चलना है तो चलो, घर जाना है तो घर जाओ
भट्टी पूरी हो गई। भट्टी के बाद में कुमारों को इंस्ट्रक्शन है, जो करना है करो, सेंटर पे रहना है तो रहो, जाके शादी करना है तो शादी करो। आपका रास्ता है, अच्छा लगा तो करो, नहीं तो छोड़ो, रिजेक्ट कर दो, कोई जबरदस्ती नहीं है। पर जो जो करेंगे वो ये देखेंगे शरीर में अजीब सा हल्कापन है, एक अजीब सी ऊर्जा है। नींद 11 बजे सो रहे, 2 बजे उठ रहे, दिन में चिंता रहती है, इतनी कम नींद हुई, थोड़ी सोना तो चाहिए, पर सोते तो नींद नहीं आती। क्या करें फिर? काम करो, चिंतन करो, मनन करो, मुरली पढ़ो। 3-4 घंटे में 8-8 घंटे पहले जो सोते थे कोमा में घुस जाते थे सीधा, अनाज खा खा के, वो 3-4 घंटे पे आ जाती है। और ऊर्जा, इतनी ऊर्जा की बात मत पूछो। और थकान नाम का कहीं नाम नहीं। और मूड कभी दुखी है ही, हो ही नहीं सकते। दुखी होने का एक कारण भोजन भी है। अतृप्ति, असंतुष्ट, क्योंकि कितना भी खाया तो पेट भरता है क्या? ऐसा लगता है थोड़ा अच्छा बना तो अपने कमरे में थोड़ा रख दूं, पनीर वाली सब्जी कल के लिए, जिलेबी बनी है तो 3-4 फ्रिज में रख दूं। पर जो खाते हैं वो सोचते हैं, जो नहीं खा रहे वो दुखी है। दोनों एक दूसरे का ऐसा सोचते हैं। तो ठीक है, अच्छा, ओम शांति। की नैया को हम पार लगा देंगे, संसार
चतुराई से नर जाल बना बैठा, झूठी चतुराई से नर जाल बना बैठा, माया के जाल में घिर के संसार बसा बैठा, चिंता की चिताओं को हम आग लगा देंगे, चिंता की चिताओं को हम आग लगा देंगे, संसार की नैया को हम पार लगा देंगे, संसार की नैया को हम पार लगा देंगे, भूले हुए राही को हम राह दिखा देंगे, संसार की